This is the introduction about the atoms. The structure of matter that shapes the world around us has been a subject of study since long time. देखो ये तुम्हें पता है कि दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं वो मैटर से बनी हुई हैं, ठीक है। और मैटर जिस पार्ट से बना हुआ है उसको बोला जाता है एटम्स। The first contribution in this regard came from Dalton, who postulated that matter is made of atoms which are indivisible. The word atom comes from a Greek word atomos, which means no cut. J.J. Thomson proposed a structure of the atoms which was modified by the Rutherford and later by the Niels Bohr. Okay? तो स्टार्टिंग में देखो एटम्स का जो कॉन्सेप्ट जो दिया था ये तुम्हें पता है। फर्स्ट टाइम दिस इज गिवन बाय द जॉन डाल्टन, और फिर बाद में थॉमसन ने इसको एक्सप्लेन किया था, और फिर उसके बाद रदरफोर्ड ने, और फिर उसके बाद नील्स बोर ने। ठीक है, अब देखो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। All elements are consist of very small invisible particles called atoms. Atoms of same elements are exactly same, and atoms of different elements are different. ठीक है, जॉन डाल्टन ने सबसे पहला एटॉमिक थ्योरी दिया था, और इन्होंने ये बताया था कि एवरीथिंग इन अ वर्ल्ड इज ए कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इनविजिबल पार्टिकल्स। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए हैं जो कि इनविजिबल है, जिसको देखा नहीं जा सकता है। एज ए एग्जांपल एटम्स। सेम एलिमेंट्स का एटम सेम होता है और डिफरेंट एलिमेंट्स का एटम्स डिफरेंट होता है। अब इसके बाद आता है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। According to the Thomson's atomic model, every atom is uniformly positive charged sphere of radius of the order of 10 to the power minus 10 मीटर। ओके, देखो एटम का रेडियस होता है 10 to the power minus 10 मीटर according to the Thomson, in which entire mass is uniformly distributed and negatively charged electrons are embedded randomly. The atom as a whole is neutral. This was also known as plum pudding model of an atom or watermelon model। ठीक है, देखो ये जो तुम्हारा जो अकॉर्डिंग टू द जे थॉमसन्स एटम जो होता है, एटम बिल्कुल वाटरमेलन्स की तरह होता है, या लाइक एज अ प्लम पुडिंग। सो इसलिए इसको प्लम पुडिंग मॉडल्स भी बोला जाता है। ठीक है, limitations of the Thomson's atomic model: it could not explain the origin of spectral series of hydrogen and other atoms। देखो इन्होंने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम्स के बारे में नहीं बताया था। He does not explain about the hydrogen spectrum। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पाश्चन सीरीज, इन सब चीजों के बारे में थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया था। It could not explain large angle scattering of alpha particles। अल्फा पार्टिकल्स का स्कैटरिंग क्यों होता है ये भी इसमें एक्सप्लेन नहीं किया गया था। ओके, ये बाद में रदरफोर्ड मॉडल में एक्सप्लेन किया गया था। अब देखो इसके बाद अगला आता है रदरफोर्ड्स अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। एन अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस containing 2 protons and 2 neutrons, therefore an alpha particle has 4 units of mass। This experiment was done by Rutherford and his collaborators Caesar and Marsden। ओके, तो देखो एक अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस के लिए, और ये इसका एक्सपेरिमेंट जो किया था रदरफोर्ड ने, उन्हीं के कोलैबोरेटर थे, उन्हीं के स्टूडेंट्स थे जीजर एंड मार्सडेन। ये देखो सामने स्क्रीन पे तुम्हें दिख रहा होगा, दिस इज द अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। दिस इज आल्सो नोन एज द जीजर मार्सडेन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे देखो गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट किया जा रहा है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन चारों तरफ लगी हुई है।
source of alpha particles which is passing through the lead bricks, then it's converted into the beam of alpha particles and it collides with the thin gold foil, small angle scattering of some. ओके देखो ये अल्फा पार्टिकल जो है थीटा एंगल पे डेविएट हो रहा है, वहां पे एक डिटेक्टर माइक्रोस्कोप लगा हुआ है थ्रू द जिंक सल्फाइड स्क्रीन जो कि अल्फा पार्टिकल्स को डिटेक्ट कर रहा है। ठीक है, बैकवर्ड स्कैटरिंग ऑफ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन 1 in 8000। तो देखो यही तुम्हारा अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है। बाय दिस एक्सपेरिमेंट वी आर प्रूविंग द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के एग्जिस्टेंस को प्रूव किया जाता है। ठीक है, अब अगला कंक्लूजन। A typical graph of the total number of alpha particles scattered at different angles in a given interval of time. The dots in this figure represent the data points. Okay. देखो यहाँ पे तुमको एक ग्राफ दिया हुआ है। This is a graph between the scattering angle theta and the number of scattered particles. तो देखो इस ग्राफ से तुम्हें क्या कंक्लूजन मिल रहा है? इस ग्राफ से तुम्हें ये कंक्लूजन मिल रहा है कि एंगल को बढ़ाने पे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम हो रहा है। जैसे जैसे एंगल्स को हम बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कम होता जाएगा। जैसे अगर मान लो 0 डिग्री के अप्रोक्सीमेट जब लिया जा रहा है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स देखो 10 to the power 7 है। और सपोज अगर मान लो मैंने 20 डिग्री कर दिया तो ये 10 to the power 4 10 to the power 5 के बीच में है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और सपोज अगर 60 डिग्री है तो ये 10 to the power 2 से 10 to the power 3 के बीच में है। ठीक है, और सपोज अगर मान लो 180 डिग्री के आसपास लिया जा रहा है तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे कम है। दिस इज बिलो द 10 to the power 2। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल्स बढ़ाने पे अल्फा पार्टिकल्स कम होता जाता है, स्कैटरिंग एंगल। Many of the alpha particles pass through the foil. It means that they do not suffer any collision. Only about 0.14% of the incident alpha particles scattered by more than, and about 1 in 8000 deflect by more than 90 degree. Okay. अब देखो, तो इसमें ये देखा गया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स जो होता है वो न्यूक्लियस से कोलाइड ही नहीं करता है, बिल्कुल सीधे चला जाता है। It means that maximum part of the atom is space. Okay. Maximum part of the atom is vacant and nucleus is very small. Nucleus जो है बहुत ही ज्यादा small है। Conclusion: Rutherford argued that to deflect the alpha particle backwards, it must experience a large repulsive force. This force could be provided if the greater part of the mass of the atom and its positive charge were concentrated tightly at its center. तो देखो इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन मिल रहा है। सबसे पहला कंक्लूजन तो ये मिला कि न्यूक्लियस क्या है, बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। दूसरा, न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है। This lead Rutherford to postulate that entire positive charge of the atom must be concentrated in a tiny center core of the atom. This tiny center core of each atom was called atomic nucleus. ठीक है, तो ये जो एटम का जो सेंटर पार्ट होता है, एटम के सेंटर पार्ट को ही क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस, एंड दिस इज पॉजिटिव। ओके, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज को प्रूव किया गया। अब देखो ये ऑब्जर्वेशन है और ये कंक्लूजन है। तो टोटल 3 ऑब्जर्वेशन है और 3 कंक्लूजन है। ये तो मैंने बता ही दिया। जैसे पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। इट मींस दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी ना। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेर स्कैटर्ड बाय ओनली स्मॉल एंगल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ फ्यू डिग्रीज। तो कंक्लूजन क्या मिल रहा है, अल्फा पार्टिकल्स बीइंग पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड हैवी कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स कुड ओनली बी डिफ्लेक्टेड बाय हैवी एंड पॉजिटिव रीजन इन एन एटम। It indicates that the positive charge and the most of the mass of the atoms are concentrated at the center are called nucleus. Okay,
तो दूसरे वाले से आपको ये कंक्लूजन मिल रहा है कि न्यूक्लियस जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और पूरे एटम का जो टोटल मास जो है वो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट है। ठीक है, तीसरा ऑब्जर्वेशन देखो क्या है, a few alpha particles were deflected through large angles. Some of them even retraced their path. Angle of deflection was 180 degree. देखो एक कंक्लूजन ये भी मिल गया था कि मैक्स कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसा भी था जो 180 डिग्री पे डेविएट हो रहा था। That means alpha particle which travel toward the nucleus directly get retraced due to Coulomb's force of repulsion and ultimately comes to rest and then fly off in the opposite direction. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है, न्यूक्लियस पॉजिटिव है और वो अल्फा पार्टिकल्स को रिपल कर रहा है। ठीक है, तो ये तीसरा कंक्लूजन था। अब देखो ये जो है ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, दिस इज अबाउट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल आ सकता है। Distance of closest approach is the minimum distance between alpha particle and center of nucleus just before it reflect back to 180 degree. 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होने से पहले कोई भी अल्फा पार्टिकल जितना मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो वही क्या कहलाता है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। When the distance between alpha particle and the nucleus is equal to the distance of closest approach, the alpha particle comes to rest. At this point or distance, the kinetic energy of alpha particle is completely converted into electrical potential energy of the system. तो देखो जिस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल रेस्ट में आ रहा है उस पॉइंट पे अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इस पूरे सिस्टम के पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर बाई आर नॉट। तो आर नॉट निकल जाएगा, आर नॉट को ही बोला जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ऑब्वियसली द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस मस्ट बी स्मॉलर देन अबव वैल्यू। ठीक है, तो ये जो वैल्यू जो होगा वो न्यूक्लियस के रेडियस से ज्यादा होगा। ठीक है, अब ये देखो इम्पैक्ट पैरामीटर है, दिस इज अबाउट द इम्पैक्ट पैरामीटर। The trajectory traced by an alpha particle depend on the impact parameter b of the collision. The impact parameter is the perpendicular distance of the initial velocity vector of the alpha particle from the center line of the nucleus. ठीक है, तो सामने आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये जो स्मॉल b जो है, इस स्मॉल b को ही इम्पैक्ट पैरामीटर बोला जाता है। जो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो है इसका एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है that is called the impact parameter। और सामने स्क्रीन पे देखो इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्मूला दिया हुआ है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बहुत ही कम आता है, आता ही नहीं है। कंपटीशन एग्जाम में आ सकता है बट बोर्ड में ये नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ एन एटम। An atom is composed of positively charged particles. Majority of the mass of an atom was concentrated in a very small region. This region of the atom was called as the nucleus of an atom. It was found that later that the very small and dense nucleus of an atom is composed of neutron and protons. तो देखो ये जो बताया गया था रदरफोर्ड मॉडल्स में सबसे पहला पॉइंट कि एटम का जो सेंटर पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस। It was found that later that the very small and dense nucleus of an atom is composed of neutron and proton. और ये बाद में पाया गया कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स पाया जाता है। Atom's nucleus is surrounded by negatively charged particles called electrons. ठीक है, तो एटम जिस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से सराउंडेड होता है उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन्स। द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ एट वेरी हाई स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ वो रोटेट करता है, बहुत ही हाई स्पीड से रोटेट करता है इन अ सर्कुलर पाथ। दिस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ वे आर टर्म्ड एज ऑर्बिट। और जिस फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है उस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट्स।
An atom has no net charge or they are electrically neutral. इसमें ये भी बताया गया कि एटम पे कोई भी चार्ज नहीं होता है और एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज एंड द डेंस कंसंट्रेटेड न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि इसमें ये बताया गया कि न्यूक्लियस पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इसके चारों तरफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। सो दैट्स द रीजन एटम्स आर न्यूट्रल। A strong electrostatic force of attraction holds together the nucleus and electrons. और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो दोनों को होल्ड करता है। The size of the nucleus of an atom is very small in comparison to the total size of the atom. Okay? मतलब न्यूक्लियस का जो साइज जो होता है वो एटम के साइज से कम होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो अगला पॉइंट, एक मिनट। ठीक है, तो ये तो था दिस इज अबाउट द रदरफोर्ड मॉडल्स। अब हम लोग आ जाते हैं इसके बाद बोर्स मॉडल के बारे में। ठीक है, तो देखो बोर्स मॉडल क्या है। एक मिनट, हाँ ये देखो, Bohr's atomic model and its application. The fundamental particles, देखो किसी भी एटम में 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखो दोनों का चार्ज सेम होता है, नेचर अपोजिट होता है, 1.602 into 10⁻⁻19 कूलम। और न्यूट्रॉन का चार्ज 0 होता है। प्रोटॉन का रिलेटिव चार्ज +1 होता है और इलेक्ट्रॉन का रिलेटिव चार्ज -1 होता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज 0 है। देखो तीनों का मास दिया हुआ है, सबसे कम मास किसका है, इलेक्ट्रॉन का 31 kg, और तीनों का मास देखो AMU में भी दिया हुआ है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का मास अप्रोक्सीमेटली सेम है इन AMU, मतलब डेसिमल के 3rd या 4th प्लेस पे जाकर का डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज AMU में दोनों का मास जो है वो सेम है, 1.0073 और न्यूट्रॉन का है 1.0087। ठीक है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, आफ्टर द गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड proposed the planetary model of an atom. Just like the solar system, the nucleus lies in the center of the atom and electrons revolve around in their orbits. मतलब रदरफोर्ड का ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन जो होता है बिल्कुल प्लेनेटरी मोशन क्या होता है, प्लेनेटरी मोशन की तरह होता है। जैसे सारे प्लैनेट सन के अराउंड रोटेट करते हैं उसी तरह सारे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रोटेट करता है। ठीक है, अब देखो ये लाइक दिस, जैसे सामने स्क्रीन पे तुम्हें दिया हुआ है बिल्कुल उसी तरह ही है। The revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable. देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट नहीं करता है। ठीक है, रदरफोर्ड का यही पॉइंट जो है ये गलत था, कोई भी इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में रोटेट नहीं करता। रदरफोर्ड का ये पॉइंट जो है गलत था। अब देखो any particles in a circular orbit bound undergo acceleration. During acceleration, charged particles would radiate energy. This is h nu. अब देखो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है और उस
एनर्जी का अमाउंट क्या होता है? दिस इज एच न्यू। न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी और एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। Thus the revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus. तो देखो जब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रोटेट कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को जब रेडिएट करेगा तो उसको न्यूक्लियस में जा करके फाइनली फॉल आउट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। If this were so, the atoms would be highly unstable and hence matter would not exist in the form that we know. तो देखो एटम्स क्यों स्टेबल होता है, ये चीज रदरफोर्ड मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को जब रेडिएट कर रहा है तो उसको न्यूक्लियस में ड्रॉप आउट होना चाहिए और सारा का सारा एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। बट यू नो दैट एटम इज स्टेबल। तो एटम क्यों स्टेबल है, ये चीज रदरफोर्ड मॉडल में एक्सप्लेन नहीं किया गया। ठीक है, अब देखो, as the electron spiral inwards, their angular velocities and frequency would change continuously, and so will the frequency of the energy emitted. Thus, they would emit a continuous spectrum, in contrast to the line spectrum actually observed. Okay, ये देखो हॉट ब्लैक बॉडी है, continuous spectrum दे रहा है और ये प्रिज्म से पास कर रहा है तो एक absorption line spectrum दे रहा है, और ये देखो ये भी प्रिज्म से पास कर रहा है तो इमिशन लाइन स्पेक्ट्रम दे रहा है। ठीक है, एंड दिस इज द क्लाउड ऑफ कूलर गैस, एंड दिस क्लाउड ऑफ कूलर गैस इज अ बिहेव एज अ हॉट ब्लैक बॉडी। अब देखो, ही इज द नील्स बोर। नील्स बोर इज अ डेनिश फिजिसिस्ट, डेनमार्क से बिलोंग करते थे, studied in Rutherford Laboratory since 1912. He successfully explained the spectrum of a hydrogen atom and presented Bohr's atomic model. He was awarded Nobel Prize in 1922. इनको 1922 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। बोहर एटॉमिक मॉडल में देखो पॉइंट्स क्या क्या है। पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस in definite energy level called orbits or cells in an atom without radiating energy। मतलब इनका ये कहना था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के अबाउट एक डिफिनिट एनर्जी के साथ रोटेट करता है, ठीक है, विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी। दूसरा, as long as an electron remains in a cell it never gain or loses energy। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कभी भी एनर्जी गेन नहीं करेगा या तो एनर्जी को कभी वो लूज भी नहीं करेगा। अब देखो अगला पॉइंट, द गेन और लूज ऑफ एनर्जी अकर विद इन ऑर्बिट्स ओनली ड्यू टू जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल्स। ओके, तो एनर्जी को गेन या लूज तभी करेगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है। ये सामने स्क्रीन पे देखो, या तो एनर्जी इमिट हो रहा है या तो एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है। तो अगर एनर्जी अगर एब्जॉर्ब हो रहा है तो प्लस एच न्यू, और एनर्जी अगर इमिट हो रहा है तो दिस इज माइनस एच न्यू। ओके, अगर मान लो कि n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू 2 में जा रहा है तो इट मीन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और सपोज अगर 2 से 1 में आ रहा है तो एनर्जी को रिलीज करेगा सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, एच न्यू। The angular momentum of an electron is equal to nh upon 2 pi. The angular momentum of an orbit depends upon its quantum number and it is integral multiple of the factor h upon 2 pi. mvr is equal to nh upon 2 pi. n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, application of the Bohr atomic model, derivation of the radius of an orbit of an atom, second, derivation of the energy of an orbit, third, derivation of the wave number। okay, अब देखो ये रेडियस का डेरिवेशन कैसे किया जाता है, ये हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, सपोज उस ऑर्बिट का रेडियस क्या है r, न्यूक्लियस का
चार्ज कितना है जेड ई, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है ई, और ये v वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, और ऑर्बिट का रेडियस क्या है r. Consider an atom having an electron e moving around the nucleus having charge Ze, where Z is the atomic number. Let m be the mass, r be the radius of the orbit, and v the velocity of the revolving electron. Okay. अब ये देखो, according to the Coulomb's law, the electrostatic force of attraction between the nucleus and electron 1/4 pi epsilon naught Z e square upon r square where epsilon naught is the coefficient of permittivity constant. epsilon naught की वैल्यू होती है 8.84 into 10 to the power minus 12 कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, या कूलॉम स्क्वायर अपॉन जूल इंटू मीटर. ठीक है, अब देखो ये पूरा सॉल्व किया गया है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन इज mv स्क्वायर अपॉन r. द टू फोर्सेज आर इक्वल एंड बैलेंस ईच अदर. दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है. सॉल्व करेंगे r निकल जाएगा. ठीक है, ये मैंने क्लास में पूरा बताया था. और फिर एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई होता है. यहाँ से v निकाल लेंगे. ठीक है, v स्क्वायर आ जाएगा. फिर v स्क्वायर की वैल्यू को पुट कर देंगे तो ये r आ जाएगा. ठीक है, तो देखो ये रेडियस का फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस, एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर पाई m. ठीक है, अब देखो अगर हाइड्रोजन एटम्स के लिए किया जा रहा है तो z इज इक्वल टू 1 रख देंगे. तो दिस इज एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन पाई m e स्क्वायर. अल्फा इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर अपॉन e स्क्वायर पाई m. और ये देखो ये रेडियस निकालने का फॉर्मूला है, r इज इक्वल टू n स्क्वायर 0 इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम. सपोज अगर फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो n की जगह 1 रख देंगे. सेकंड ऑर्बिट का निकालना है तो n की जगह 2 रख देंगे. थर्ड ऑर्बिट का निकालना है तो n की जगह 3 रख देंगे. ठीक है, तो ये अलग अलग रेडियस आ जाएगा. डेरिवेशन ऑफ द एनर्जी, ये भी मैंने क्लास में बताया था, एनर्जी को कैसे डिराइव किया जाता है. द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज द सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी. इसको सॉल्व करेंगे. ये पूरा देखो सॉल्व किया गया है. ठीक है, तो ये देखो ये एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस जेड स्क्वायर इंटू द पावर 4 इंटू एम अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर. ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है. जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, ई का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, एम का मतलब मास, एन क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एच क्या है प्लैंक कांस्टेंट. जेड की जगह 1 रख दो. ठीक है, तो ये आ जाएगा टोटल एनर्जी. ई एन का मतलब होता है एनर्जी ऑफ nth लेवल. ओके, तो देखो ये आ गया. और हाँ, यहाँ पे देखो नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है. द नेगेटिव साइन इंडिकेटेड डिक्रीज इन द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को लूज कर रहा है. ई एन इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एन स्क्वायर. K की वैल्यू है 2.1 into 10 to the power minus 18. For 1 mole of electron multiply by Avogadro's number minus K upon n square into 6.02 into 10 to the power 23 joule per mole. This energy is associated with 1.008 gram atoms of hydrogen. ठीक है, देखो E1, E2, E3, E4, E5 निकाला गया अलग अलग ऑर्बिट्स के लिए. The first energy level when n is equal to 1 is called ground state of hydrogen atom. All other are called excited state. तो देखो जो n is equal to 1 जो लिया जा रहा है उसको ग्राउंड स्टेट बोला जाता है, और जो 2, 3, 4, 5 के लिए जो निकाला गया वो तुम्हारा एक्साइटेड स्टेट है. ठीक है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे ज्यादा नेगेटिव है. ओके, अब देखो ये द फर्स्ट एनर्जी लेवल व्हेन n is equal to 1 is called ground state of hydrogen atom. All others are called excited state. ठीक है, तो ये देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है. E1 और E2 निकाला गया, तो E1 के लिए क्या लेंगे N1 और E2 के लिए क्या लेंगे N2.
ओके, और ये फिर देखो ये डेल्टा ई निकाला गया। डेल्टा ई निकालने के बाद क्या किया गया, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है, ये देखो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर। वेव नंबर कैसे निकालेंगे, न्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी बार, और ये जो वी बार जो होता है, वी बार को ही वेव नंबर बोला जाता है। पुटिंग वैल्यू ऑफ कांस्टेंट वी गेट अ फैक्टर कॉल्ड रिडबर्ग कांस्टेंट। ये देखो रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है, एंड दिस न्यू बार, ये न्यू बार जो दिख रहा है इसी को वेव नंबर बोलते हैं। ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल्स। इसमें देखो क्या क्या ड्रॉबैक है। पहला, अकॉर्डिंग टू द बोर्स द रेडिएशन रिजल्ट when electron jump from one energy orbit to the another energy orbit, but he did not explain how this radiation occurs। ये कैसे हो रहा है, इसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। दूसरा पॉइंट देखो, बोर्स थ्योरी explained the existence of various lines in hydrogen spectrum, but it predicted that only a series of lines exist। Later on it was realized that the spectral line that had been thought to be a single line was actually a collection of several lines very close to each other। तो देखो इन्होंने बताया था कि किसी भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में डिफरेंट लाइंस पाए जाते हैं, बट ये स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों पाया जाता है उसका कोई रीजन इन्होंने नहीं बताया। तीसरा, Bohr's theory successfully explained the observation spectra of hydrogen atom and similar ions He+, lithium and beryllium ion, but it cannot explain the spectra for poly-electron atoms। मतलब किसी बड़े एटम्स के लिए इन्होंने नहीं बताया, जो जिनका एटॉमिक नंबर कम था, केवल उन्हीं एटम्स के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया था। चौथा, if a substance which gives line emission spectrum is placed in a magnetic field, the lines of the spectrum get split up into a number of closely spaced lines। This phenomenon is known as Zeeman effect। Bohr's theory has no explanation for this effect। Zeeman effect क्यों पाया जाता है, इसका उन्होंने कोई भी explanation इन्होंने नहीं किया था। पांचवा, if a substance which gives line emission spectrum is placed in external electric field, the lines of the spectrum gets split up into a number of closely spaced lines। This phenomenon is known as the Stark effect। Bohr's theory has no explanation for this effect as well। तो देखो एक होता है Zeeman effect और एक होता है Stark effect। इन दोनों के बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया। छठवां पॉइंट, Bohr suggested circular orbit of electron around the nucleus of hydrogen atom, but later it was proved that the motion of the electron is not a single plane but takes plane in 3-dimensional space। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन जो होता है 3 डायमेंशनल होता है, ये चीज उन्होंने एक्सप्लेन ही नहीं किया। सातवां पॉइंट, Bohr assumed that an electron in an atom is located at a definite distance from the nucleus and is revolving around it with a definite velocity। It has a fixed momentum। This idea is not in agreement with Heisenberg uncertainty principle, which states that it is impossible to determine the exact position and momentum of a particle simultaneously with certainty। ठीक है, जैसे इनका ये कहना था कि मोमेंटम और पोजीशन किसी भी पार्टिकल का सेम होता है, लेकिन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ये बताया गया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और मोमेंटम सेम नहीं होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट इनका गलत है। ओवरऑल दिस इज फिनिश्ड।